हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम मेडिकल साइंस को बनाते हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. So future doctors, as you all know, in previous lecture we have discussed about hemostasis. We already know that hemostasis is defined as a precisely orchestrated process which involves platelets, endothelium, and clotting factor at the site of vascular injury and culminates in the formation of blood clot which serves to prevent or limit the extent of bleeding. इसके अलावा हमने coagulation को भी समझा था that coagulation is the property of plasma and coagulation is defined as the process by which soluble fibrinogen of the plasma converted into insoluble fibrin strands. Students, previous lecture में हमने hemostasis को डिटेल लेवल पर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जहां पर हमने ये समझा था कि जब भी कोई स्टूडेंट पहली बार हीमोस्टेसिस को डिस्कस करना स्टार्ट करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आखिर ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही कैसे एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए हमने एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म को डिस्कस किया था. बट फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज Today's topic of discussion is all about that how our body can maintain the homeostasis inside us when there is an injury. यानी कि किस तरीके से इंजरी की सिचुएशन में बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती है और किस तरीके से इंजरी के दौरान ब्लड के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलकर एक सेमी सॉलिड मास को फॉर्म करते हैं एंड देन यही सेमी सॉलिड मास प्लग कर देता है उस डैमेज्ड ओपनिंग को. बट फॉर दैट यू ऑल शुड नो हाउ द इंजरी कैन टेक्स प्लेस. सो इंजरी होने के वेरियस कॉज हो सकते हैं. मोस्ट कॉमनली इंजरी कैन बी कॉज्ड ड्यू टू एनी ट्रॉमा और रेडिएशन में ऑल्सो कॉज some type of injuries. Some bacteria and viruses are also responsible for causing injury, even though there are some drugs which also causes injury. Heat can also cause a different type of injury that is known as thermal injury. Also, there are lots of cytokines and antigen antibody complexes which can also causes damage or injury to your body. अगर इनमें से किसी भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी में कहीं पर वस्कुलर इंजरी हुई है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं पर डैमेज हुआ है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखने के लिए मिलती है? एट द साइट ऑफ वस्कुलर इंजरी देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग. उस साइट पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है. तो हमारी बॉडी क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले एक लाइफ फ्लूइड जिसे ब्लड कहा जाता है, जो कि लाइफ के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसको बचाने के रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या कोशिश करेगी कि इस इंजर्ड वस्कुलर साइट से जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग के लेवल को कम किया जा सके, किसी भी तरीके से उस ब्लीडिंग के लेवल को रिड्यूस किया जा सके, जिसके रिस्पॉन्स में हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है. अब हम समझते हैं कि सबसे पहले इंजरी वाली साइट पर उस ब्लीडिंग के लेवल को रिड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है. सो व्हेनेवर देयर इज एन इंजरी इन योर ब्लड वेसल, सो इंजर्ड साइट पर एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है. इसके अलावा एंडोथीलियम के नीचे जो सब एंडोथीलियम कोलेजन मैट्रिक्स होता है वो भी एक्सपोज होने लगता है क्योंकि वो भी डैमेज हो चुका है. ऑल्सो डैमेज्ड इंजर्ड साइट पर जो बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्मूथ मसल की, वो भी डैमेज हो जाती है. सो जब भी आपकी कहीं पर इंजरी होती है, सो ड्यू टू वस्कुलर इंजरी आपकी वेसल के अंदर पाए जाने वाली एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियम एज वेल एज आउटर मोस्ट पार्ट पर पाए जाने वाली स्मूथ मसल में भी इंजरी देखने के लिए मिलती है. अब क्योंकि इंजरी हो चुकी है तो इस साइड से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है. किसी भी तरीके से आपकी बॉडी इस ब्लीडिंग के लेवल को कम करने की कोशिश करेगी. तो सबसे पहला मैकेनिज्म विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी, वेसल अंडरगोज वेसोकंस्ट्रिक्शन. यानी कि जैसे ही इंजरी होती है, इंजरी होने के तुरंत बाद वेसल्स
वेजो कंस्ट्रिक्शन के रूप में रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसे कई बुक्स में आर्टेरियुलर वेजो कंस्ट्रिक्शन के नाम से भी आपने पढ़ा होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज वस्कुलर स्पास्टिसिटी, इन विच immediate after injury vessel will undergo vasoconstriction. And in this situation when there is an injury, क्योंकि इंजरी की वजह से आपकी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर डैमेज होता है पता चल जाता है थ्रू न्यूरॉन. इस वेसल की जिस साइड पर इंजरी हुई होगी उस साइड पर जो न्यूरॉन्स होंगे उनमें भी इंजरी होती है. सो सराउंडिंग नर्व एंडिंग्स गेट्स इंजर्ड, और जब भी आपकी ये सराउंडिंग नर्व एंडिंग्स इंजर हो जाती हैं, सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट इंजरी के रिस्पॉन्स में इस इंजर्ड साइड से ब्लीडिंग को कम करने के लिए these सराउंडिंग नर्व एंडिंग्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, यानी कि इंजर्ड साइट्स के न्यूरॉन्स में डैमेज होने की वजह से ये डैमेज्ड नर्व एंडिंग्स रिलीज करने लगती है वेजो कंस्ट्रिक्टर्स को. दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर ब्लड वेसल. ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाया गया है न्यूरॉन्स के एक रिस्पॉन्स के रूप में. दैट इज वाई this type of vasoconstriction is called न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि न्यूरॉन्स के द्वारा जनरेट किया गया एक रिस्पॉन्स या एक रिफ्लेक्स जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ है, जो कि अब एक्सेसिव ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. ऑल्सो इंजर्ड साइट पर न्यूरॉन्स के साथ साथ जो स्मूथ मसल होती हैं उनमें भी इंजरी होती है, एंड दीज स्मूथ मसल इंजरी विल ऑल्सो लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब भी आपकी इंजर्ड साइट की ब्लड वेसल पर प्रेजेंट स्मूथ मसल में भी इंजरी होगी तो ये स्मूथ मसल इंजरी के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे. और क्योंकि जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्मूथ मसल तो आपकी ब्लड वेसल की पूरी आउटर कवरिंग थी, अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी तो इस ब्लड वेसल की जो विड्थ थी वो अब रिड्यूस होने लगेगी, जिसकी वजह से ये दोनों जो डैमेज्ड एंड्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे और ब्लीडिंग की जो ओपनिंग होगी वो रिड्यूस होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी पूरी की पूरी वेसल स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कंस्ट्रिक्ट होती जा रही है. दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन इज नोन एज मायोजेनिक रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर वेजोकंस्ट्रिक्शन मसल्स के द्वारा जनरेट किए गए एक रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स के रूप में हुआ है, और ये वेजोकंस्ट्रिक्शन भी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. ऑल्सो ड्यूरिंग इंजरी सबसे इंपॉर्टेंटली नेवर फॉरगेट माय फ्रेंड्स, एंडोथीलियम विल ऑल्सो गेट इंजर्ड. एंडोथीलियम भी इंजर्ड हुई है. जब आपकी एंडोथीलियम नॉर्मली होती है तो नॉर्मल हेल्दी एंडोथीलियम रिलीज कर रही होती है वेजोडाइलेटर्स, बट क्योंकि यहां पर इंजरी हुई है सो इन इंजरी एंडोथीलियम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर्स. इट मीन्स जब भी इंजरी होती है ये डैमेज्ड एंडोथीलियम एक खतरनाक केमिकल को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं विच इज नोन एज एंडोथेलिन, और ये एंडोथेलिन एक तरीके का वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है. तो आपकी बॉडी का जो फर्स्ट एम था कि जब भी कभी इंजरी होगी तो बॉडी में इंजर्ड साइड से जो ब्लीडिंग हो रही होगी उसे किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए, वो प्रोसेस हीमोस्टैसिस के फर्स्ट स्टेप में आपको देखने के लिए मिलती है. दैट इज arteriolar vasoconstriction, or you can also say vascular spasticity. Now students, there are some note points which are very important for you all. Always remember, normal endothelium produces nitric oxide and prostacyclin. अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल एंडोथीलियम होती है वो नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज करती है, और ये दोनों की दोनों एंटी प्लेटलेट एजेंट की तरह तो काम करते ही हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो ल्यूमन है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो ल्यूमन किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, बिकॉज दीज बोथ सब्सटेंस आर ऑल्सो वेजोडाइलेटर्स. आपकी वेसल्स
नॉर्मली जिस ल्यूमन को कंटेन करती है, नॉर्मली जितनी डायलेट होती है, वो भी नॉर्मल एंडोथीलियम के इन 2 मॉलिक्यूल की वजह से ही होती है। सो आज आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी बॉडी में जो आपकी कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर का ल्यूमन भी एंडोथीलियम के द्वारा रिलीज किए गए इन 2 प्रोडक्ट की वजह से ही होता है। बिकॉज ऑफ दीज सब्सटेंस वेसल कैन क्रिएट नॉर्मल ल्यूमन फॉर ब्लड। इन सब्सटेंसेस की वजह से ही, इन दोनों सब्सटेंस की वजह से ही आपकी बॉडी की हर एक वेसल नॉर्मल ल्यूमन क्रिएट कर पाती है, जिसके अंदर ब्लड को कैरी किया जा सकता है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है कि जब भी इंजरी होगी तो इंजर्ड साइट की एंडोथीलियम वहां से डैमेज हो जाती है, और जब एंडोथीलियम डैमेज हो गई तो एंडोथीलियम नॉर्मली जितने भी एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म को परफॉर्म कर पाती थी, वो सारे के सारे एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म इनहिबिट या स्टॉप हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आर्टेरियुलर वेसोकंस्ट्रिक्शन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ड्यू टू वस्क्यूलर स्पास्टिसिटी, भले ही इंजर्ड साइट से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके लेवल को रिड्यूस कर दिया गया हो, लेकिन अब भी वो साइट डैमेज्ड है, और उस साइट को कंप्लीटली हील करने के लिए अब हीमोस्टेसिस का सेकेंड मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। सो व्हेन इंजर्ड एंड डैमेज्ड एंडोथीलियम आर देयर, जब भी आपकी वेसल में इंजरी हुई है और एंडोथीलियम इंजर्ड या डैमेज हो चुकी है, सो दिस डैमेज्ड एंडोथीलियम स्टार्ट क्राइंग। एक्चुअली में ये एंडोथीलियम रोना स्टार्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और जिस केमिकल ये कोई प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ टीयर, दैट इज अ स्टिकी मॉलिक्यूल। वो एक स्टिकी मॉलिक्यूल है, यानी चिपचिपा मॉलिक्यूल है। This sticky molecule is called von Willebrand factor. As you can see in the diagram, जब भी आपकी इंजर्ड वाली साइट पर आपकी एंडोथीलियम डैमेज हुई है, तो आप देख सकते हो ये डैमेज्ड एंडोथीलियम एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। कैन से इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, दिस केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज वॉन विलीब्रांड फैक्टर। And what is the function of this von Willebrand factor? This helps to stick platelets with exposed collagen. यानी कि ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर अब क्या करेगा, आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें इस डैमेज्ड साइट पर जो एक्सपोज्ड कोलेजन है उनके साथ जोड़ने में काम करेगा। एज यू कैन सी, ये आपका वॉन विलीब्रांड फैक्टर है जो प्लेटलेट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कोलेजन से स्टिक करवाने में हेल्प कर रहा है। अब ये स्टिकिंग कैसे होती है, आइए मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं, जहां पर आपको डायग्राम भी दिख रहा है। क्योंकि इंजरी हुई है, एक्सपोज हो चुका है कोलेजन, और डैमेज्ड एंडोथीलियम ने वॉन विलीब्रांड फैक्टर को रिलीज कर दिया है। तो वॉन विलीब्रांड फैक्टर क्योंकि एक स्टिकी मॉलिक्यूल है, तो वो अपने एक साइड से एक्सपोज्ड कोलेजन को जोड़ देता है और अपने दूसरे साइड से प्लेटलेट्स को जोड़ देता है। कैसे? प्लेटलेट्स के पास अपने सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर जो स्पेसिफिकली वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ जाकर इंटरैक्ट या बाइंड करते हैं, दोज आर ग्लाइकोप्रोटीन 1b2a। तो जब भी प्लेटलेट्स इंजर्ड साइट पर वॉन विलीब्रांड फैक्टर को डिटेक्ट करते हैं, सो वॉन विलीब्रांड फैक्टर स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वॉन विलीब्रांड फैक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और क्योंकि प्लेटलेट्स के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है वॉन विलीब्रांड फैक्टर के लिए, इस वजह से प्लेटलेट्स GP1b2a नाम के रिसेप्टर के थ्रू अपने वॉन विलीब्रांड फैक्टर के साथ जाकर बाइंड कर सकता है। और रिजल्टेंट क्या देखने के लिए मिलता है? प्लेटलेट्स गेट अडियरेंट टू दिस इंजर्ड एरिया। प्लेटलेट्स इस इंजर्ड एरिया में अडियर हो चुके हैं, यानी कि चिपक चुके हैं, एंड दिस होल स्टेप इज नोन एज प्लेटलेट एडहेशन। सो व्हाट इज प्लेटलेट एडहेशन? व्हेन प्लेटलेट स्टिक टू नॉन प्लेटलेट सरफेस। जब प्लेटलेट किसी ऐसे सरफेस पर जाकर जुड़ चुके हैं, ऐसे सरफेस पे जाकर स्टिक हो चुके हैं जो प्लेटलेट ना हो, क्योंकि अभी हीमोस्टेसिस में आप एक ऐसा मैकेनिज्म भी देखोगे जहां पर प्लेटलेट से ही जाकर चिपका है, लेकिन इस स्टेप में प्लेटलेट एक्चुअल में डैमेज्ड इंजर्ड साइट पर जाकर जुड़ा है, विच इज नॉट अ प्लेटलेट सरफेस। अंडरस्टैंड? You can also see in the diagram
Von Willebrand factor start adhering platelets with the exposed collagen on the damaged site. नाउ स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की क्या ज़रूरत है कि प्लेटलेट्स कौन से रिसेप्टर के थ्रू कौन से केमिकल से बाइंड होते हैं और तब कहीं जाकर अडियर होते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ मेडिसिन हैज़ देयर ओन इम्पोर्टेंस. ये जो स्टेप है प्लेटलेट एडहेशन, इसकी भी अपनी एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है. आइए इसे समझते हैं. स्टूडेंट्स, आप ज़रूर ये बात जानते होंगे दैट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स इन दिस अर्थ जिनके अंदर ये जो वॉन विलीब्रांड फैक्टर है ये पूरी तरीके से बन ही नहीं पाता. यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर वॉन विलीब्रांड फैक्टर कम बनता है और कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके अंदर ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर एबनॉर्मल बनता है. यानी कि बन तो गया है लेकिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो क्या उनके अंदर ये प्लेटलेट एडहेशन वाला स्टेप अच्छे से होगा? क्या उनके अंदर ब्लीडिंग वाली साइट पर क्लॉटिंग हो पाएगी? नहीं. उन पेशेंट के अंदर जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है वॉन विलीब्रांड डिजीज. व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलीब्रांड फैक्टर और व्हेन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ एबनॉर्मल वॉन विलीब्रांड फैक्टर, दिस सिचुएशन इज नोन एज वॉन विलीब्रांड डिजीज. ऑल्सो देयर आर सम इंडिविजुअल इन दिस अर्थ जिनके अंदर GP1B2A रिसेप्टर प्लेटलेट के सरफेस पर प्रेजेंट ही नहीं होता. दिस इज जेनेटिकल. और क्योंकि प्लेटलेट्स के सरफेस पर ये रिसेप्टर ही नहीं है तो प्लेटलेट्स आखिर वॉन विलीब्रांड फैक्टर से जाकर अटैच कैसे होगा, या फिर आपकी पूरी की पूरी क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वो आगे प्रोसीड कैसे होगी. सो जिन पेशेंट में ये ग्लाइकोप्रोटीन 1B2A रिसेप्टर एब्सेंट होता है, दोज पेशेंट हैव बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम. उन पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम. इन दोनों सिचुएशन में प्लेटलेट एडहेशन वाला स्टेप हो ही नहीं पाएगा. अगर प्लेटलेट एडहेशन वाला स्टेप कंटिन्यू नहीं हो पाएगा तो फर्दर जो आपकी हीमोस्टेसिस की मैकेनिज्म है आगे के स्टेप्स कंटिन्यू ही नहीं हो पाएंगे. ड्यू टू विच इन दोनों सिचुएशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिमिलर सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं. इन पेशेंट के अंदर अगर माइनर कट भी लग जाता है तो वहां पर से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है. अगर नोज ब्लीड हो रहा है इट मींस एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो वो भी लंबे टाइम तक होगा. एज यू ऑल नो, नोज ब्लीड इज नोन एज एपिस्टेक्सिस इन मेडिकल टर्म्स. ऑल्सो अगर ये दोनों सिचुएशन किसी फीमेल में देखने के लिए मिल रही हैं तो उस फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो वो भी बहुत ज्यादा हैवी होगी जिसे आप मेनोरेजिया कहते हो. So this is the clinical importance of this step. So students, एक्चुअल में कंसेप्ट से जो ज्यादा चीज आपको सीखनी है वो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. आई होप प्लेटलेट एडहेशन क्या है और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपको क्लियर हो गया होगा. मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप. नाउ स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि वॉन विलीब्रांड फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1B2A के थ्रू प्लेटलेट से बाइंड तो हो चुका है, लेकिन ये बाइंडिंग हुई क्यों? इस बाइंडिंग की वजह से होगा क्या? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन बाइंडिंग ऑफ प्लेटलेट्स विद वॉन विलीब्रांड फैक्टर, जब आपका प्लेटलेट वॉन विलीब्रांड फैक्टर से बाइंड हो जाता है, सो सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट्स. प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है. अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिग्नलिंग पाथवे क्या होते हैं. ये वो मैसेंजर पाथवे होते हैं जिसके थ्रू कोई मैसेज सेल के अंदर ट्रांसफर करा जाता है. अगर आपको रिसेप्टर वाला कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए हमारे चैनल पर बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में रिसेप्टर वाला एक टॉपिक है जिसे आप डिटेल में डिस्कस करके ये चीज समझ सकते हो. क्योंकि यहाँ पर वॉन विलीब्रांड फैक्टर प्लेटलेट से बाइंड होने के बाद कुछ सिग्नल जनरेट कर रहा है. जैसे ही वॉन विलीब्रांड फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1B2A रिसेप्टर से अटैच होता है तो ये प्लेटलेट्स के अंदर एक सिग्नलिंग पाथवे जनरेट करता है जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन पर जनरेट होता है. सेल में जो सिग्नलिंग पाथवे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कंडक्ट हो रहा है वो प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज एंजाइम. ऑल नो कि अगर हमें एंजाइम का नाम पता है तो हम सबस्ट्रेट का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं. फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्चुअल में प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करता है.
ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है फॉस्फोलिपिड को इनटू एराकिडोनिक एसिड। और अब ये एराकिडोनिक एसिड आगे दोबारा टूटना स्टार्ट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 में। जब एराकिडोनिक एसिड थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इस कन्वर्जन स्टेप में जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। नाउ अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना है दैट इज थ्रोम्बोक्सिन A2। एज यू कैन सी दैट जैसे ही वॉन विलीब्रांड फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन 1b2a से बाइंड हुआ, सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हुआ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ जिसने फॉस्फोलिपिड को तोड़ दिया एराकिडोनिक एसिड में, और एराकिडोनिक एसिड फर्दर टूट गया थ्रोम्बोक्सिन A2 में विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज नोन एज साइक्लोऑक्सीजिनेज। नाउ इस थ्रोम्बोक्सिन A2 की भी अपनी ही एक अलग फंक्शनैलिटी है। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 दो काम करता है। एक तो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, यानी कि वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ऑल्सो इट इज एक्टिंग एज प्लेटलेट एग्रीगेटर, यानी कि ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट इकट्ठा करने में भी हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारी एंडोथेलियम रिलीज कर रही होती है प्रोस्टासाइक्लिन नाम के मॉलिक्यूल को, और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था प्रोस्टासाइक्लिन एक वेजोडाइलेटर और एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर की तरह काम करता है, यानी कि वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है नॉर्मल सिचुएशन में, और प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करने के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देता। बट जब इंजरी हुई है और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि इस स्टेप के थ्रू आपका प्लेटलेट एक्टिवेशन देखने के लिए मिला है, इस स्टेप की वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट हो चुका है, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या रिलीज कर रहे हैं? थ्रोम्बोक्सिन A2। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करते हैं, और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोस्टासाइक्लिन के अपोजिट काम करता है। प्रोस्टासाइक्लिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में वेजोडाइलेटर था तो थ्रोम्बोक्सिन A2 डैमेज्ड सिचुएशन में वेजो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने से रोकता था, लेकिन इंजरी वाले केस में आपकी बॉडी में थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हुआ जिसने प्लेटलेट के एग्रीगेशन को स्टार्ट किया ताकि इंजरी वाली साइट से ब्लीडिंग को स्टॉप करवाया जा सके, अल्टीमेटली उस साइट को सील कर दिया जाए। इजंट इट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी के अंदर इतना खतरनाक मैकेनिज्म है कि जब बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में होगी तो ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगी जो प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकने से रोकेंगे, लेकिन जैसे ही इंजरी होगी ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा जिसके थ्रू इंजरी वाले साइट पर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट किया जाए ताकि उस साइट से जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है उसे अल्टीमेटली स्टॉप कर दिया जाए। सो दिस स्टेप इज नोन एज प्लेटलेट एक्टिवेशन, जिसके थ्रू थ्रोम्बोक्सिन A2 अल्टीमेटली प्रोड्यूस हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स और आगे चलकर आपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस अर्थ में ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, या फिर आप कह सकते हो प्लेटलेट ज़्यादा एग्रीगेट हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी में थ्रोम्बस ज्यादा बनते हैं, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से। इट मींस उनकी बॉडी में ये थ्रोम्बोक्सिन A2 ज्यादा प्रोड्यूस होता होगा या ज्यादा एक्टिव होता होगा। सो आखिर उन पेशेंट को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आइए इसे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्टेप की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? वी एज अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब एस्पिरिन फॉर दोज पेशेंट हु हैव थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर और इंक्रीज्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्टिविटी। यानी कि वी एज अ डॉक्टर, हम डॉक्टर के रूप में जिन पेशेंट को थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जिन पेशेंट के अंदर प्लेटलेट का एग्रीगेशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, उन पेशेंट को एस्पिरिन प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्यों? ये एस्पिरिन करेगी क्या? This aspirin after entering in the blood binds with the platelet membrane. ये एस्पिरिन जैसे ही आप इंजेस्ट करते हो, आफ्टर इंजेक्शन ये ब्लड में एंटर करने लगती है और ब्लड के थ्रू ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पर जाकर बाइंड करती है, और प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पर भी ये एक स्पेसिफिक पार्ट को इनहिबिट कर देती है। दैट स्पेसिफिक पार्ट इज द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये वही साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड को
अल्टीमेटली एराकिडोनिक एसिड से कन्वर्ट करती थी थ्रोम्बोक्सिन A2 में। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इनहिबिट हो चुका है, तो जो एराकिडोनिक एसिड बना था आपकी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से, वो एराकिडोनिक एसिड थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बना है, तो याद करो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या था? वेजो कंस्ट्रिक्टर और प्लेटलेट एग्रीगेटर। क्योंकि अब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन रहा है, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं होगा। जितने भी पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, उन पेशेंट को वी एज अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एस्पिरिन। आई होप स्टूडेंट आपको एस्पिरिन का मैकेनिज्म अब समझ आ गया हो। एस्पिरिन को ट्रीटमेंट के रूप में प्रेस्क्राइब करवाया जाता है, लाइक इन केस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। इन दोनों केस में क्या किया जाता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को डॉक्टर एस्पिरिन प्रेस्क्राइब करते हैं। Now students, when platelet binding with the von Willebrand factor, it leads with the conversion of platelets into flat plates और स्पाइकी प्रोट्रूजन। जब आपके प्लेटलेट वॉन विलीब्रांड फैक्टर से जाकर बाइंड हुए थे, तो इनकी बाइंडिंग के बाद एक्चुअल में प्लेटलेट्स का शेप भी चेंज हो गया था। प्लेटलेट्स अपने शेप को कन्वर्ट करके फ्लैट प्लेट या स्पाइकी प्रोट्रूजन में कन्वर्ट होते हैं। स्पाइकी प्रोट्रूजन यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप देख सकते हो प्लेटलेट का शेप अब चेंज हो चुका है। और इन स्पाइकी प्रोट्रूजन की वजह से ओवरऑल प्लेटलेट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है। इस इंक्रीज्ड सरफेस एरिया की वजह से ही प्लेटलेट्स में रिलीज रिएक्शन स्टार्ट होती है, यानी कि प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में कुछ डीपली सिचुएटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं जो अब रिलीज होना स्टार्ट करने लगते हैं। दैट पर्टिकुलर सिंपल प्रोसेस इज नोन एज रिलीज रिएक्शन। सो यहां से आपको क्या समझ आया? जब भी प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ, यानी कि वॉन विलीब्रांड फैक्टर प्लेटलेट से जाकर बाइंड हुए, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 तो बना ही, लेकिन इसके अलावा इनकी बाइंडिंग की वजह से प्लेटलेट का शेप चेंज हुआ और प्लेटलेट के शेप चेंज की वजह से रिलीज रिएक्शन स्टिमुलेट हुई। नाउ रिलीज रिएक्शन को हम कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि जब आपका प्लेटलेट वॉन विलीब्रांड फैक्टर से अल्टीमेटली बाइंड हो गया था, तो वो क्या रिलीज कर रहा था? थ्रोम्बोक्सिन A2। और इस स्टेप को आपने कहा था प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट एक्टिवेशन के साथ साथ प्लेटलेट का शेप भी चेंज होने लगा था, और प्लेटलेट के शेप चेंज होने की वजह से प्लेटलेट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स थे वो रिलीज होना स्टार्ट कर जाते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए हैं, इन ग्रेन्यूल्स का क्या काम है, कितने टाइप के ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं, इन सब को हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज के 3 स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस आपको क्लियर हो गए होंगे, जिनमें हमने सबसे पहले पढ़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड हमने पढ़ा प्लेटलेट एडहेशन, एंड थर्ड हमने पढ़ा प्लेटलेट एक्टिवेशन। कल हम पढ़ेंगे प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। स्टूडेंट, हर एक कंसेप्ट को क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के साथ किस तरीके से समझा जा सकता है, अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझोगे, आपके पास हर एक टॉपिक की एक डिटेल्ड एजुकेशन होगी। ऐसे ही एजुकेशन को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये कंटेंट बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। टिल देन, keep learning, keep exploring, and always remember, medical science is the most interesting and magical field. Thank you so much. See you in the next lecture.